नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह जेटीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी की क्लास हम देख रहे थे जिसमें हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो है नया हमारा जो है 1919 का मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 का भारत अधिनियम जो था वो भी जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि दो नाम जुड़कर अब आएंगे। नाम जो होंगे आगे वाला भारत सचिव का, पीछे वाला नाम जो होगा वायसराय का नाम होगा। तो यहाँ देखिए मार्ले मिंटो जो सुधार है, इसमें हम देखते हैं आपको, ठीक है। मार्ले मिंट और मिंटो दो नाम आ रहा है, ठीक है। तो मार्ले जो है कौन है? भारत सचिव होंगे, भारत सचिव। और मिंटो जो होंगे वो क्या होंगे? वायसराय होंगे। अब ये दोनों मिलकर एक नया कानून लेकर आए भारत में, कुछ सुधार को, जो पिछले सभी जो कानून थे उन सबको सुधारने का प्रयास किया गया कि उसमें क्या क्या कमियां थी। कमियां हम आपको बता चुके हैं कि जैसे कि विधान परिषद बना तो उसमें भारतीयों को पहले तो जगह नहीं दी गई, जगह दी भी गई तो वायसराय के अपने लोग थे। इस तरह से जोड़ जोड़कर इन लोगों को सुविधाएं, मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि जबरदस्ती का कानून बनाया गया जिसमें ना भारतीयों की कोई हित थी ना अंग्रेजों की कोई इच्छा थी। किसी प्रकार के सुधार में उनकी कोई इच्छा थी नहीं। अब उसके बाद ये सारी स्थितियों को देखते हुए नया सुधार जो आया वो क्या कहलाया? मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें देखिएगा, इसे भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो जब भी पूछा जाए 1909 का भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, ठीक है, वो किसके नाम पे था? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम पे था। इस बात को आप लोग जरूर याद रखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। इसका निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया। यानी कि इस कानून को लाने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? जो उदारवादी लोग थे, ठीक है, भारत के, ठीक है, उनको क्या किया गया? संतुष्ट करने का एक तरह से उपाय किया गया कि वो किसी तरह से संतुष्ट हो सके इनके कार्यों की वजह से। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जो केंद्रीय यानी सेंट्रल में थे और जो हर प्रांत में जो जिनको कानून बनाने का अधिकार दिया गया था उन लोगों को क्या किया गया? उनकी जो संख्या थी, भारतीयों की संख्या या गैर सरकारी संख्या जो भी कहिए, उनको क्या की गई? उसमें वृद्धि कर दी गई, उन्हें बढ़ाने का मौका दिया गया। लेकिन इन परिषदों में अभी भी निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या के आधे से भी कम थी। यानी कि जो टोटल संख्या के लोग थे, अब देखिए यहाँ पे ड्रॉबैक क्या हो रहे थे, किस बात की यहाँ पे लड़ाई थी, या फिर कह सकते हैं कि इसमें जो कमी थी कि चलो भारतीयों को तो आप ले आए, लेकिन फिर भी लाने के बाद भी क्या हुआ? उनमें से जो लोग थे वो निर्वाचित नहीं थे। अगर आप निर्वाचित लोग नहीं ला रहे हो इसका मतलब होता है कि वो जनता के प्रतिनिधि भी नहीं है। तो भी इसमें क्या किया गया? संख्या तो बढ़ाई गई कि लोगों की संख्या बढ़ाते चले गए, लेकिन स्थिति क्या थी? जो निर्वाचित लोग थे, जो चुने हुए लोग थे, जो जनता के वास्तविक प्रतिनिधि थे, वो अभी भी आधे से भी कम थे। आधे भी नहीं थे, आधे से भी कम थे, जबकि इन्हें बहुमत में होना चाहिए था। लेकिन बहुमत तो छोड़िए, अल्पसंख्यक में भी नहीं थे, अल्पमत में भी नहीं थे, ये उनसे भी कम थे। अर्थात अभी भी नाम निर्देशित सदस्यों का बहुमत बना रहा। यानी कि जो नॉमिनेटेड सदस्य थे, जिनको भाई ये गवर्नर जनरल वायसराय के द्वारा चुन के भेजा जाता था, या उनके लोग, ये अभी भी इनकी लिस्ट क्या थी? लंबी चौड़ी थी। बशर्ते इनके आगे, किसके आगे? जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो जनता के वास्तविक प्रतिनिधि थे। साथ ही निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन भी जनता द्वारा ना होकर जमींदार, व्यापारी, उद्योगपति, विश्वविद्यालय एवं स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता था। अब देखिए, जो चुन के भी आए,
ये तो हद हो गई थी। ये मतलब अगर कोई चुन के भी आता है, जो निर्वाचित होकर भी आता है, तो उनको निर्वाचित करने का भी अधिकार किसके किसके पास था? जमींदारों के पास, व्यापारियों के पास, उद्योगपतियों के पास, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों द्वारा। ये एक तरह का विधान परिषद का जो स्थिति है ना, जो वर्तमान में चल रहे हैं, उन्हीं के जैसा है कि देखिए इसमें क्या है, जो चुने जाएंगे वो उनको कौन चुनेगा? उम्मीदवार, जमींदार, या फिर व्यापारी, या फिर उद्योगपति। अब मान लीजिए चुनाव हो आज के डेट में, भारत सरकार के चुनाव में जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनने का अधिकार हमें ना दिया जाए, यानी भारत की जनता को ना दिया जाए। किसको दे दिया जाए? अंबानी जी को, टाटा ग्रुप्स को, जितने भी उद्योगपति हैं, यूनिवर्सिटीज को, व्यापारी को और जमींदारों को, इन लोगों को दे दिया जाए। तो क्या जो चुन के आएंगे वो हमारा प्रतिनिधि होंगे? कभी नहीं होंगे। वो सब क्या होंगे? इनके प्रतिनिधि होंगे। ये अगर काम भी करेंगे तो किसके लिए करेंगे? इन्हीं लोगों के लिए करेंगे, ना कि जनता के लिए। जनता की भलाई का कोई काम नहीं करेंगे। वही स्थिति थी, ये चुन के भी आए तो किसके द्वारा आए? जो लोग निर्वाचित भी हुए तो जमींदार, व्यापारी, उद्योगपति, विश्वविद्यालय के लोग और स्थानीय निकाय, जो लोकल गवर्नमेंट के लोग थे, उनके द्वारा ये क्या हो रहे हैं? चुन चुन के आ रहे हैं। तो ये स्थिति बड़ी ही दयनीय कह सकते हैं कि मतलब ये जनता, कहने को तो चुनाव था, निर्वाचन था, लेकिन जनता ही शामिल नहीं थी। ये कैसा निर्वाचन था जिसमें जनता ही शामिल नहीं हो रही? और कहने को तो ब्रिटेन क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है ब्रिटेन में, ठीक है। अब देखिए, ब्रिटिशों ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद पैदा करना था, उनकी एकता को खत्म करना था। इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी, जिनका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा किया जाता था। यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति पे ये आ चुके थे। हिंदू मुसलमानों को बांटने लगे। किस तरह से बांटे? इन्होंने क्या किया? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ कर दिया। यानी कि एक क्षेत्र, मान लीजिए क्या हुआ, एक क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, उसमें क्या हुआ, वहां से उस सीट को क्या किया? रिजर्व कर दिया। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। अब वहां का जो प्रतिनिधि होगा वो क्या होगा? मुसलमान। जनता जो वोट करेगी वो भी मुसलमान। इसी प्रकार जाति आधारित, धर्म आधारित सीटों को क्या कर दिए? वो रिजर्व करते चले गए। इससे क्या हुआ? भारत में जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, भारत के जनताओं के बीच जो एकता थी, उसमें क्या पड़ा? फूट पड़ने लगा। इस व्यवस्था के तहत परिषदों की कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई। सीधे रिजर्व कर दिया गया कि इस सीट पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से हिंदुओं के मन में भी बड़ा है असंतोष का भाव आया होगा। मुसलमानों को तो थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ, ये हमारे लिए स्पेशल प्रोविजन है, वो खुश भी हो सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं धर्म के चश्मे को उतार कर अगर देखा जाए तो ये क्या था? भारत की जनता का बंटवारा, सीधा सीधा बंटवारा। दोनों के बीच फूट डाल दिया गया कि ये लोग अलग हो जाएं। और जाहिर सी बात है, जनता जब अलग होगी तो इस पे कौन फायदा उठाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। शासन उन्हें करना था, लोग दोनों लड़ेंगे, ये आराम से मजे काटेंगे। ये स्थिति अंग्रेजों की थी। इस व्यवस्था के द्वारा ब्रिटिश मुस्लिमों को राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग करना चाहते थे। उन्होंने मुस्लिमों को बहकाया कि उनके हित अन्य भारतीयों से अलग है। तो इनको बांटने से क्या हुआ? जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी पिछले में, हमने पिछले वीडियो में देखा होगा, तो कांग्रेस क्या कर रहा था? लोगों को जोड़ रहा था। पूरे भारतीयों को क्या किया जा रहा था? जोड़े जा रहा था, आपस में राष्ट्रवाद की भावना जगा रहा था। यूनिवर्सिटीज अपना शिक्षा का प्रसार कर रही थी, तो लोग जागरूक हो रहे थे। वो सब अब क्या हो रहा है? अब खत्म होने की कगार पे आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन टूट रहा है, क्योंकि मुसलमान को वो अलग कर दिए। और राष्ट्र तो बनता है सभी धर्मों से जुड़कर। उन्होंने क्या किया? भारत को तोड़ने का काम कर दिया। मार्ले मिंटो सुधार ने
परिषदों की शक्तियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। जो परिषद की शक्ति थी उसमें कोई चेंजेस नहीं आए मार्ले मिंटो सुधार की तरफ से। इन सुधारों ने स्वराज तो दूर प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की और भी कई कदम नहीं बढ़ाया। मतलब ये रिफॉर्म तो कर दिए, कहने को तो रिफॉर्म कर दिए, लेकिन इसमें स्वराज तो दूर की बात है, लोगों के अपनी प्रतिनिधि तक नहीं ये लागू करने पाए। एक प्रतिनिधि सरकार क्या हुआ जो आज चल रही है कि हमारे प्रतिनिधि सरकार चला रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि, तो वो प्रतिनिधि सरकार की स्थापना तो दूर, स्वराज तो दूर थी, प्रतिनिधि सरकार की भी स्थापना ये नहीं होने दी है। इसके बाद वास्तव में भारत सचिव ने स्वयं कहा कि भारत में संसदीय सरकार की स्थापना का उनका बिल्कुल इरादा नहीं है। जो भारत सचिव थे, कौन थे, मार्ले, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि भारत में संसदीय सरकार की स्थापना हो। जिस निरंकुश सरकार की स्थापना 1857 के विद्रोह के बाद की गई, उसमें मार्ले मिंटो सुधार के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। 1857 के बाद क्रांति में हमने देखा था 1858 के एक्ट में क्या हुआ था, सत्ता परिवर्तन हुई थी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, क्राउन का शासन आया था, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने बड़ी अनैतिकतापूर्ण कार्य किया। और मार्ले मिंटो सुधार से एक लोगों के अंदर अपेक्षा थी कि ये कुछ सुधार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इतना अंतर जरूर आया कि सरकार अपनी पसंद के कुछ भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने लगी, यानी कि कुछ भारतीय जो थे ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त होने लगे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम करने लगे। लेकिन वो भी भारतीय कौन थे, जो सरकार के पसंदीदा लोग थे, जो सरकार के चमचे थे कह सकते हैं, ये नहीं कि राष्ट्रवादी व्यक्ति या आम जनता, सरकार के करीबी लोग, लेकिन वो भारतीय थे। वो क्या थे, ऊंचे ऊंचे पदों पर आने लगे। इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, जो बाद में लॉर्ड सिन्हा बन गए, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। सवाल है दोस्तों, फैक्ट्स है, कि कौन सा पहला भारतीय था जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य बना था? जवाब होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। बाद में उन्होंने एक प्रांत का गवर्नर बना दिया, इनको बाद में एक प्रांत देकर गवर्नर बना दिया गया, इसलिए क्या हो गया, लॉर्ड सिन्हा के नाम से जाने गए। फिर देखिए, वे भारत में पूरे ब्रिटिश शासन काल के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। जब ब्रिटिश शासन में गवर्नर या वायसराय के परिषद तक पहुंचने वाले इकलौते ये इंसान थे जो इतने ऊंचे तक गए। बाकी लोग भी ऊंचे पदों तक गए, लेकिन एकदम हाईएस्ट अथॉरिटी पे सत्येंद्र सिन्हा ही गए, बाकी कोई नहीं गया। वह 1911 में दिल्ली में आयोजित किए गए शाही दरबार, जिसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी उपस्थित हुई थी, ठीक है, वे दिल्ली में आयोजित किए गए शाही दरबार हुई थी। दरबार में एक देखिए, अब शाही दरबार क्या था, इसे शाही दरबार को किसी किसी किताबों में दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली दरबार, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम, ठीक है, और महारानी, उनकी जो महारानी थी, वो दोनों लोग क्या थे, दिल्ली दरबार में 1911 में आए थे। सवाल आता है कि दिल्ली दरबार कब हुआ था, 1911 में, जिसमें जॉर्ज पंचम आए थे। और एक और फैक्ट है यहाँ पे दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रगान है, ठीक है, जनगण मन, ठीक है, जनगण मन, वो सर्वप्रथम इन्हीं के सामने मतलब गाया गया था, सर्वप्रथम नहीं, इनके सामने गाया गया था, जिसको लेकर कई जो हमारे आलोचनाएं भी होती हैं, जिसमें वो आपने सुना होगा जनगण मन में कि भारत भाग्य विधाता कहा जाता है, तो लोग आलोचना करते हुए कहते हैं कि भाग्य विधाता जॉर्ज पंचम को कहा गया, लेकिन ऐसा था नहीं। उनके सामने भारत की स्थिति को समझाया गया था कि भारत की क्या स्थिति है और भारत में कौन कौन से प्रदेश है, द्राविड़, यमुना, गंगा, ये सारी चीजों का किया गया है ना, उन सब चीजों की यहाँ पे क्या की गई, स्थिति को बताया गया है।
दरबार में भारतीय राजवाड़े भी शामिल हुए। जब दिल्ली दरबार हुआ, ठीक है, तो उसमें भारत के जो शासक राजवाड़े थे वो भी लोग उसमें शामिल हुए, जिन्होंने ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। ये लोग क्या थे? ब्रिटिश सरकार में अपनी निष्ठा रखते थे कि हाँ, ये सरकार सही है और हमारी पूरी निष्ठा इनके अंदर है। इस दरबार में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, दो इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन कौन से? प्रथम, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उसको जॉर्ज पंचम ने क्या किया? रद्द करा दिया। दूसरा, द्वितीय, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो राजधानी जो थी, ठीक है, राजधानी कलकत्ता थी, अब राजधानी भारत की कहाँ आ गई? दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया गया। तो याद रहेगा 1911 की जो दिल्ली दरबार आया था उसमें ये फैसले लिए गए, बंगाल के विभाजन को कैंसिल किया गया और दिल्ली को राजधानी बना दिया गया कलकत्ता से हटाकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस अधिनियम में कुछ इसके जो फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, विशेषताएं थी, उसे देखेंगे। जैसे कि इस अधिनियम ने विधान परिषद की सदस्य संख्या का विस्तार किया और प्रत्यक्ष निर्वाचन को प्रारंभ किया। अब तक क्या अप्रत्यक्ष थे, जमींदार और ये लोग चुन के आ रहे थे। अब क्या हुआ? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आने लगे, जिसमें इस अधिनियम के द्वारा अब क्या हुआ? सीधा लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा यानी चुनकर जनता के द्वारा सीधे आने लगे। तो सवाल उठेगा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कौन से अधिनियम में शुरू हुआ? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, एक भारतीय को गवर्नर जनरल का कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। जाहिर सी बात है, हम अभी देख चुके हैं सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है। इनको इकलौते भारत के मतलब भारतीय जनता में से थे जिनको इतने ऊंचे पोस्ट पर रखा गया। नाम था सत्येंद्र सिन्हा, याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट, ये देखिए, कार्यकारी परिषद के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय भारतीय परिषद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 27 थी, ठीक है। टोटल कितने थे? 27 थे विधान परिषद में। जो दो विशेष निर्वाचन मंडल, जिसमें से दो कौन थे? विशेष निर्वाचन मंडल जो बनती थी उससे चुनकर आते थे। 13 सामान्य निर्वाचन मंडल से आते थे 13 लोग, और 12 वर्गीय निर्वाचन मंडल द्वारा, अर्थात 6 जमींदारों द्वारा और निर्वाचित और 6 मुस्लिम क्षेत्रों से निर्वाचित। अभी मैंने बताया था कि क्या किया गया, वो प्रांतीय मतलब मुसलमानों के लिए अलग से सीट रिजर्व कर दी गई थी, वो स्थिति थी। तो वहां से 6 लोग और 6 जमींदारों में से चुनकर आते थे। 12 लोग कहाँ से? वर्गीय निर्वाचन मंडल के द्वारा से, और बाकी के 13 लोग सामान्य निर्वाचन मंडल, और 2 थे जो उनके लिए स्पेशल निर्वाचन मंडल बनती थी जो उन्हें चुनकर भेजती थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। बिल्कुल ये फैक्ट एकदम याद रखिएगा, इकलौते व्यक्ति थे जो गवर्नर के कार्यकारी परिषद में निर्वाचित हुए। पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया गया। लॉर्ड मिंटो की सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो अलग से अलग अलग जो निर्वाचन प्रणाली थी उसकी व्यवस्था इसी के द्वारा की गई, और लॉर्ड जो मिंटो होते हैं उनको सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा गया, क्योंकि इन्होंने संप्रदाय के आधार पर भारत को बांटा था, हिंदू मुसलमानों को अलग किया था, जिससे कि राष्ट्रवादी आंदोलन कम हो जाए, धीरे धीरे खत्म ही हो जाए, उनका ये था। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ही कहा था कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कांग्रेस राष्ट्रवाद के विस्तार कर रहा था, और इन्होंने संप्रदाय का जो झंडा लेकर चले और हिंदू मुसलमानों के बीच क्या किया? बंटवारा कर दिया, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन क्या होते चले गए? कम होते चले गए। इसका निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों? 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम का निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए हुआ। पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुआ के सिद्धांत द्वारा मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर दिया गया। तो मेनली क्या इसका निष्कर्ष था कि अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हो गई, और जो भी उदारवादी लोग थे वो संतुष्ट भी हो गए। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का इनका पूरा प्रयास था, वो जो कि वो कर चुके थे। तो ये रहा दोस्तों आपको
मेनली जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम में। इसके बाद हम आगे का अधिनियम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। JTCIS के लिंक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।